स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सोची बड़ी खबर के सदा के सामने मोदी हमारे चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार में इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत वोट बैंक को तोड़ने की साजिश करते हुए बीजेपी अपने दमदार नेता को मैदान में उतारने वाली थी दोस्तों, और कोर वोट पर चोट पहुंचाने की जा रही थी बड़ी साजिश। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी की तैयारियों के ऊपर पूरी तरीके से पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई दिखाई देने लगी है दोस्तों। डिटेल में जानकारी तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के नेता पर फर्जी डिग्री के आरोप लगाए हैं दोस्तों। इसी के साथ में जिस व्यक्ति पर तेजस्वी मुकदमा करवा के आए दोस्तों जीतने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्र अपना रहा है बीजेपी का वरिष्ठ नेता। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे जंगल राज को लेकर फिर से झूठे दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, और सबने इन दावों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इसी के साथ में कहां पर कांग्रेस पार्टी 6500 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने जा रही है। इसी के साथ में बताएंगे कैसे एक और तेजस्वी यादव और दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जेडीयू और बीजेपी दोनों को एक साथ तगड़ा झटका देकर वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा और परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है और इस बार बिहार में होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव होते हैं दोस्तों। इसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव नहीं हारेंगे, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बड़े समाज यानी यादव समाज को साथ में लेकर आया जाए, यानी उनको बीजेपी के प्रति रिझाया जाए दोस्तों। और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी ने एक नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की यादव समाज को लेकर दोस्तों। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और भाजपा के लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर जमकर प्रचार करने लगे दोस्तों, और अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जाने लगे कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव केवल परिवार के लोगों की भलाई करते हैं और मोहन यादव एक नॉर्मल कार्यकर्ता है जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, आरएसएस से बैकग्राउंड से आते हैं। इस तरीके के और भी तमाम दावे किए गए दोस्तों। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करने की कोशिश की गई। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के वोटों को अपनी ओर करने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मोहन यादव को तैयार कर रही थी दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों के अंदर मोहन यादव बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले थे, खासकर यादव समाज के इलाके में, और बीजेपी के विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करने वाले थे दोस्तों। इससे पहले बिहार का कई बार दौरा भी मोहन यादव कर चुके हैं। ऐसे में मोहन यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड तैयार कर रही थी दोस्तों, उस पर बीजेपी को खुद तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के समर्थक अब मोहन यादव को रामद्रोही तक बोलने लगे हैं दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद ओबीसी आरक्षण पर 27% का नियम लागू कर दिया गया दोस्तों, जिसके कारण आरक्षण की लिमिट 73% पहुंच गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक एफिडेविट दायर किया गया दोस्तों। इस एफिडेविट में बीजेपी की सरकार ने कई सारे मुद्दे उठाए दोस्तों। इसमें भगवान राम के द्वारा ऋषि शांबु की हत्या का मामला उठाया गया और भी कई सारी बातें बोली गई दोस्तों। भील समुदाय के आने वाले एकलव्य के अंगूठा काटने के भी मामले का जिक्र किया गया है दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर अब सोशल मीडिया पर भाजपाइयों के द्वारा क्लेम करते हुए बीजेपी के नेता मोहन यादव को रामद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, और धर्म विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं का बंटवारा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरीके के जो मन कर रहा है दोस्तों वो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मोहन यादव के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बड़े बड़े दावे कर रही थी और उत्तर प्रदेश बिहार के यादव समाज को मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है दोस्तों। और बिहार में मोहन यादव से प्रचार कराने से पहले ये खुलकर भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को दिखाने लगा है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर एक बात कह सकते हैं कि जिस मोहन यादव के नाम पर वोट इकट्ठा करने की कोशिश करने वाले थे, तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करने वाले थे दोस्तों, दाव एकदम उल्टा पड़ चुका है। जब मोहन यादव ने सामाजिक न्याय की बात की तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का पूरा प्लान बिहार में एकदम उल्टा हो चुका है तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच में विपक्ष और एनडीए गठबंधन का क्या आपस में मुकाबला होगा दोस्तों। असली मुकाबला तो एनडीए गठबंधन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। कभी जेडीयू का विधायक एनडीए गठबंधन के नेता पर आरोप लगाता है, कभी जनता दल यूनाइटेड का वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता खुलकर बीजेपी के विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाता है दोस्तों। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर नीतीश कुमार के करीबी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। हरिभूषण ठाकुर पर निशाना साधते हुए उन्होंने
एक दावा किया है दोस्तों। नीरज कुमार कहते हैं कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के पास जो डिग्री है वो महिला कॉलेज से बीए की डिग्री है, यानी पुरुष होकर महिला कॉलेज से बीए किया है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने। दोस्तों वो उनके डिग्री का दावा है। आपको बता दें कि डिग्री चोरी का आरोप लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता बीजेपी के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। इससे पता चल रहा है दोस्तों कि किस लेवल का भ्रष्टाचार बिहार के अंदर चल रहा है कि सोचिए, एक पुरुष विधायक होकर महिला कॉलेज से डिग्री हासिल कर ली, वो भी बीए की डिग्री हासिल कर ली। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जाले से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा पर एक पत्रकार के ऊपर हमला करने का गंभीर आरोप लगा था। खुद तेजस्वी यादव गए थे शिकायत दर्ज करवाने के लिए। दोस्तों उसके बाद अब जीवेश मिश्रा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा के द्वारा अपने क्षेत्र में जाले विधानसभा क्षेत्र में जमकर सामग्रियां बांटी जा रही है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार घड़ी बांटा जा रहा है, कैलेंडर बांटा जा रहा है और बैग बांटे जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले जमकर लोगों के बीच में सामान पहुंचाया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में लोगों को पूरी तरीके से प्रभावित किया जा सके। यहां तक कि दोस्तों भगवान की जो फोटो है उसमें भी कमल का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है और जीवेश मिश्रा की फोटो है। इसके बाद लोगों ने कहा कि लोग भगवान की पूजा करेंगे या जीवेश मिश्रा की पूजा करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के वही विधायक है जिनके ऊपर दवाई घोटाले का आरोप लगा। दोस्तों हालांकि बाद में वो मानहानि का सबको नोटिस थमा रहे थे और दावा कर रहे थे उनके ऊपर जो लगा है आरोप वो गलत है। इसके बाद तेजस्वी यादव के साथ में भिड़ंत देखने को मिली। दोस्तों तेजस्वी ने शिकायत दर्ज करवाई तो तेजस्वी के खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी और अब ये जो सामग्रियां बांट रहे हैं तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और जो भी आपकी राय है लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे बिहार के अंदर एक भ्रम फैलाया जाता है दोस्तों कि सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं। नीतीश कुमार हमेशा शुद्ध और साफ राजनीति करते हैं, सुशासन की राजनीति करते हैं। इस तरीके का एक माहौल है नीतीश कुमार को लेकर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि माहौल कैसे बनाया जाता है, प्रचार कर करके, झूठ बोल बोल के और अपने लोग मीडिया में बिठा बिठा के माहौल बनाया जाता है। ऐसा ही जेडीयू का एक प्रवक्ता बोल रहा था टीवी चैनल के डिबेट के दौरान कि नीतीश कुमार की छवि एकदम साफ है, नीतीश कुमार के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। जैसे ही ये बयान दिया गया दोस्तों वैसे ही आरजेडी ने इस बात को पकड़ लिया। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर बालिका गृह कांड का गंभीर आरोप है। कंचन यादव ने जैसे ही एक्सपोज किया दोस्तों वैसे ही जेडीयू का प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा भड़क गया दोस्तों और पूरी तरीके से नीतीश कुमार को डिफेंड करने की कोशिश करने लगा। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में महिलाओं के प्रति जितने कांड हुए हैं उतना बिहार के इतिहास में किसी सरकार के अंदर नहीं हुए। और सोचिए दोस्तों कि मुजफ्फरपुर के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ में यौन शोषण किए गए दोस्तों और हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। कईयों की हत्या के भी मामले सामने आए दोस्तों। मामला जब जोर शोर से उठाया गया तो उसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों। हालांकि बाद में फिर से चुनाव लड़वाया गया और नीतीश कुमार के ऊपर यह सबसे बड़ा दाग है दोस्तों। ऐसे और भी कई बड़े कांड है जिसे लेकर धीरे धीरे करके अगर एक्सपोज करते चले जाएं तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार की छवि ब्रांडिंग करने के लिए किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। दो शब्द आप लिखकर जरूर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लालू यादव जी की सामाजिक न्याय की सरकार के प्रति उल्टा सीधा बयान देने और एक तरीके से माहौल क्रिएट करने का पूरा एक तंत्र शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे बिहार के ऐसे तथा कथित अपने आप को न्यूट्रल चैनल बताते हैं जहां पर कुछ ऐसे पत्रकारों को बुलाया जाता है जिनकी मानसिकता ही सामंतवादी होती है और वो उल जुलूल बयान देते रहते हैं। ऐसा ही एक पत्रकार जिसे बुलाया गया दोस्तों अनुरंजन झा, जो सीनियर जर्नलिस्ट बताते अपने आप को, वो दावा कर रहे थे कि लालू यादव जी की सरकार के दौरान रोज 100 बच्चे किडनैप हुआ करते थे। और ये जो दावा किया गया है दोस्तों इसे लेकर अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे यानी थोड़ी सी गिनती करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जबरदस्ती का लालू यादव जी की सरकार को बदनाम करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों। यानी 100 बच्चे अगर एक दिन में किडनैप हो रहे थे तो इसका मतलब एक साल में 36,500 बच्चे गायब हो रहे होंगे, यानी 15 साल में 5,47,500 बच्चे गायब हो गए होंगे। यानी दोस्तों झूठ बोलने की भी लिमिट होनी चाहिए। सोचिए 5,47,000 बच्चे गायब हो गए और ये खबर कहीं नहीं है। यानी इस तरीके से ये गोदी मीडिया में बैठकर माहौल बनाते रहते हैं और खासकर जो अपने आप को सीनियर पत्रकार बताते हैं दोस्तों और जिनके नाम से ही पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या होगी, वे आकर लालू यादव जी की सरकार को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लालू यादव जी की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार थी और इसके इतर जो भी बातें बोली जाती है केवल अपने कुछ आकाओं को संतुष्ट करने के लिए बोला जाता है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास आज से 6500 किलोमीटर की यात्रा पर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। दोस्तों नुआपड़ा से उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है, यानी नुआपड़ा में उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टी पदयात्रा निकालकर 6500 किलोमीटर को कवर करके उड़ीसा के अंदर कार्यकर्ताओं को एक नए उत्साह से भरना चाहती है। उपचुनाव भी पार्टी का टारगेट है और संगठन का विस्तार भी टारगेट है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी नजर है कि उड़ीसा कांग्रेस कैसा कर रही है, कैसे संगठन का विस्तार हो रहा है और पार्टी को किस रूप में आगे लेकर जाना है। साथ साथ दोस्तों सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल को एक प्रतिनिधित्व भेजा है दोस्तों, यानी रिप्रेजेंटेशन भेजा गया है और उनसे जल्द से जल्द सोनम वांगचुक के रिहाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट किए जाने का कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं दोस्तों। सब कह रहे हैं कि लद्दाख बहुत शांति प्रिय इलाका है, शांति वहां पर रहती है। लद्दाख के लोग भारतीय सेना और देश का जबरदस्त सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी लड़ाई हो भारतीय सेना के साथ में कंधे से कंधा लगाकर लेह और लद्दाख के लोग खड़े रहे। एक राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन इस तरीके से सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख के मुद्दे उठाने पर गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं उनके मन में कई सारी भ्रांतियों को भरेगा, जिससे सरकारों को बचना चाहिए। कई सारे सेना के लोग भी इस बात को बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी की सरकार एक अलग ही तरीके का एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है और एनएसए तक लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अपने अपने तरीके से एक जेडीयू को, दूसरा बीजेपी को तगड़ा झटका दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने जा रहे हैं। कल ऑफिशियल तौर पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में इंडिया अलायंस के साथ में आ जाएंगे, यानी आरजेडी का दामन थाम लेंगे। दरअसल दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है, भूमिहार समाज से आते हैं दोस्तों। उन्होंने ब्रह्म ऋषि समाज की बैठक बुलाई और इसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बैठक के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि अब तो वो जेडीयू के परबत्ता सीट से अपनी दावेदारी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं। पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार को लगभग 77,226 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े दिगंबर प्रसाद तिवारी को 76,275 वोट मिले दोस्तों, यानी ये सीट आरजेडी के लिए भी अच्छी खासी मजबूत सीट है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक संजीव जी को लगता है कि अगर वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या और कदम उठाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कल अगर वो आते हैं पार्टी में, जिसकी बात एकदम फिक्स हो चुकी है, तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात भी कर लिया है, ऑफिशियल रैली के साथ पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि पटना के अंदर ही परबत्ता सीट पर ये पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। और जब तेजस्वी यादव जेडीयू को झटका दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी बिसात बिछा दी है दोस्तों। चुनावी रण का बिगुल अब बज चुका है, जल्द चुनाव के ऐलान कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के टाइम से ही लगातार समर्थन कर रहे और बीजेपी को बिहार में विस्तार दिलाने के लिए काम करने वाले जनार्दन यादव ने अपना पाला बदल लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कद्दावर नेता जनार्दन यादव ने पाला बदलते हुए जनसुराज पार्टी का दामन थामा है। उनके साथ में सैकड़ों समर्थकों ने जनसुराज पार्टी को अररिया के नरपतगंज विधानसभा सीट पर जिताने का प्रण लिया है दोस्तों। दो शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में अंतिम मतदान सूची के प्रकाशन के बाद विपक्षी महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन के घटक दलों ने कहा कि कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हर विधानसभा क्षेत्र से उड़ाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लिस्ट जारी की थी, जिसमें 7,42,00,000 मतदाता अब बिहार में वोट डालने के लिए एलिजिबल पाए गए हैं दोस्तों। इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरीके की चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग पूरे मामले की सुनवाई के लिए 7 तारीख को कोर्ट में मौजूद रहेगा दोस्तों, जहां पर इंडिया अलायंस के वकील भी मौजूद रहेंगे। देखते हैं वहां से क्या निर्णय सामने आता है। जो भी जानकारी वहां से जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एसआईआर को लेकर घमासान इतनी जल्दी शांत होता नजर आता नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दावा करने की कोशिश कर रहे थे कि आजादी के टाइम में आरएसएस ने लंबी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने इस दावे को पूरी तरीके से झूठ बताया दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ देने का ऑफिशियल घोषणा की थी। कांग्रेस ने बुधवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा कि 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो मुहिम की शुरुआत की गई। मुंबई में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, लेकिन आरएसएस ने उस समय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस के लिए एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए, और ये नारा तो सब जानते ही है। तो नरेंद्र मोदी अगर झूठे दावे कर देंगे कि संघ के लोग राष्ट्रवादी थे और संघ के लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया, आजादी में योगदान दिया, तो ये बात किसी को पचेगी नहीं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। किसी के बोल देने से फैक्ट बदल नहीं जाता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नारा तो एकदम सही है कि जो देशभक्त थे वो जंग में गए और जो गद्दार थे वो संघ में गए। अब इस बात पर आरएसएस वालों की क्या प्रतिक्रिया आएगी, जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। वैसे भी बोलने लायक तो कुछ आरएसएस वालों के पास है
नहीं, क्योंकि उनके पूरे इतिहास में उन्होंने भारत के लगभग हर प्रतीक का विरोध किया दोस्तों। संविधान के टाइम में विरोध किया गया, उसके बाद हिंदू कोड बिल लागू करने के टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई लाने की कोशिश करता रहा तो वो आरएसएस के लोग करते रहे दोस्तों। कई जगह पर उनका विरोध भी किया गया। इसके बाद झंडा फहराने के लिए भी जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। और 3 कलर को लेकर कहा गया कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी भारत के झंडे में 3 कलर थे तो आरएसएस वाले उसका विरोध करते हुए कहते कि 3 कलर अशुभ होता है। और उसके बाद भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाने का दावा कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने झंडा भी नहीं फहराया, आप लोग को याद होगा। ऐसे कई सारे बड़े मामले थे जहां पर देश एकजुट था और आरएसएस के लोग देश के खिलाफ थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों को उठाया है दोस्तों। कब तक इस मामले पर कुछ भी बोलकर बचेंगे? नरेंद्र मोदी के बोल देने से सच थोड़ी हो जाएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है दोस्तों, और अगर आप भी बापू को याद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये नारा जरूर लिखेगा दोस्तों कि गांधी जी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल की विचारधारा अभी जिंदा है। तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि किस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल से बाहर निकाले जाने और पारिवारिक दूरी के बाद तेज प्रताप यादव इन दिनों अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। बैनर उन्होंने अपनी पार्टी का अब उठा लिया है और झंडा भी उठा लिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सीतामढ़ी के रुन्नी सैदरपुर गांव के अंदर एक चुनावी सभा हुई दोस्तों। मंच पर उनके आते ही कुछ उत्साही लोगों ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा दिए। इन नारों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी दोस्तों। तेज प्रताप यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने विरोधियों को चुप कराते हुए कहा कि वह इस नारे का समर्थन नहीं करते। जय श्री राम के नारे पर तेज प्रताप यादव बोलते हैं दोस्तों कि लोग सिर्फ जय श्री राम बोल रहे हैं, उन्होंने गलत किया है। उनका ये बयान सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए दोस्तों। उन्होंने तुरंत अपनी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट करते हुए कहा कि सीताराम बोलिए, आपने सीता माता का नाम इसमें जोड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ नारा सिर्फ श्री राम जय श्री राम नहीं होगा बल्कि जय सिया राम होना चाहिए। ये जानकी माँ की भूमि है और मैं इस धरती को माथे से लगाने का काम करता हूँ। इसकी मिट्टी को उठाइए। मिट्टी उठाते हुए कहते हैं ये माँ धरती है, जननी है मिट्टी यह। इस मिट्टी को कोई नेता यहाँ आकर मंच के माध्यम से नहीं लगाया है, लेकिन देखिए हम लगा लेते हैं मिट्टी को अपने माथे से। यानी उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा नहीं बल्कि जय सिया राम का नारा लगाएंगे, यानी माता सीता का भी नाम लिया जाएगा। तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के थोड़े करीब जरूर दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन वो जिस तरीके से ऐसी बातें बोलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों का भी एक ग्रुप बनता जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। अगर वोटर लिस्ट का इलाकों के हिसाब से विश्लेषण करें तो एनडीए के कमजोर मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं, जबकि मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट में है दोस्तों, यानी अंतिम सूची में करीब 18 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि कई सारे अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है दोस्तों। कहीं पर नाम जोड़े गए हैं, कहीं पर नाम हटाए गए हैं। और जो मगध का क्षेत्र है जहां अमूमन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मजबूत है, उसका गठबंधन, वहां पर ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं और सीमांचल में कमजोर हुए हैं, जबकि सीमांचल में इंडिया गठबंधन का दबदबा रहता है दोस्तों। तो सीमांचल के अंदर वोटों की संख्या कई जिलों के अंदर कम हुई है, यानी बाकी जिलों में बढ़ी है, यहाँ कम हुई है दोस्तों। इसे लेकर और संदेह उत्पन्न होता है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि SIR को लेकर ये जो आंकड़े आ रहे हैं और अलग अलग जिलों का अलग अलग तरीके का ट्रेंड आ रहा है तो सस्पिशन तो होता है, यानी संदेह जरूर होता है। तो लिखेगा जरूर दोस्तों। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी जो लगभग 10 ऐसी सीटें हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाली सीटें हैं दोस्तों, वहां पर फोकस किए हुए हैं। आकाश आनंद इन सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। इकलौते उनके अभी तक के विधायक जमा खान थे दोस्तों, जिन्होंने पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे और जेडीयू ने मंत्री बना दिया था। तो अब बीएसपी के पास इस बार मौका है कि वो कई सारी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाली सीटें जीते। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व इस बार आकाश आनंद करेंगे दोस्तों। उनकी कई सारी सभाएं होंगी, संगठन का विस्तार की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। मायावती जी की कुछ एक रैलियां होंगी दोस्तों जो वो चुनाव के बीच में करने वाली हैं। जो भी आपकी राय है, बीएसपी की क्या भूमिका होगी, लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर ने जब सवाल खड़ा कर दिया अशोक चौधरी पर, तो अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं अशोक चौधरी। दरअसल हुआ ये कि पीके की पार्टी जनसुराज पार्टी की ओर से बताया गया कि अशोक चौधरी के परिवार के लोगों ने 200 करोड़ की जमीन खरीदी है। इसके बाद कहा गया कि 200 नहीं बल्कि 500 करोड़ की खरीदी गई है। उसके सबूत भी लेकर आ रहे हैं और ठेकों में 5% कमीशन वसूली करते हैं अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी का पूरा परिवार हर राजनीतिक पार्टी में है दोस्तों। चिराग की पार्टी में उनकी बेटी है, खुद जनता दल यूनाइटेड में है, उनका दामाद आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो एक पूरा सर्वदलीय पार्टी चला रहे हैं अशोक चौधरी और जमकर पैसा बनाया जा रहा है। इसके बाद जो आरोप लगाए गए दोस्तों, तो पहले तो जवाब नहीं दे पाए अशोक चौधरी और
और फिर कहने लगे कि उनकी पत्नी ने कुछ खरीद वरीद करी होगी, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब अशोक चौधरी कहते हैं कि एक दलित का हेलीकॉप्टर चढ़ना इन लोगों को पच नहीं रहा, 2 दिन उड़ा तो नजर में चढ़ गया। यानी हेलीकॉप्टर चढ़ रहे हैं अशोक चौधरी क्योंकि दलित समाज से आते हैं, तो प्रशांत किशोर को इसका दुख होने लगा है और इसीलिए प्रशांत किशोर उन पर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। यानी दलित समाज के लोगों से सिंपैथी लेने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों। इनको पता है कि अब ये बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक ही तरीका है बचने का और वो है कि अपने आप को दलित समाज का नेता बता दो और कह दो कि मैं हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, इसीलिए मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल गंभीर है, जवाब तो इनको देना चाहिए, आखिर मंत्री के पोस्ट पर है, इनकी सारी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की। और रही बात दलित समाज से आने की दोस्तों, तो अगर उनको अपने समाज की फिक्र होती तो उनको अपने परिवार के साथ दूसरे और दलित समाज के लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि वो भी हेलीकॉप्टर पर घूमे दोस्तों। और खासकर जो उनकी बेटी को उन्होंने शांभवी चौधरी को सांसद बनाया, तो इसकी जगह वो किसी दलित समाज के नेता को आगे बढ़ाते ताकि एक और नेता दलित समाज का आगे बढ़ता और इससे समाज में एक अच्छी मैसेजिंग होती, संदेश जाता दोस्तों। लेकिन एक और उनकी बेटी सांसद बन गई, खुद मंत्री बने पड़े हैं और उनका जो दामाद है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये अलग ही लेवल का उनका एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है। 2 शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से आधा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।